यह विषय अत्यंत सूक्ष्म और गहरा है, जहां वक्री ग्रहों को वंशानुगत प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है, परंतु ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से शरीर के सूक्ष्म घटकों को नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से वंश, कर्म और छिपी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। परिवार भाव से वंश की धारा, अष्टम भाव से गुप्त और दीर्घकालिक स्थितियां, नवम भाव से पितृ परंपरा, चंद्र से मातृ प्रभाव और शनि से दीर्घकालिक क्षयात्मक प्रवृत्तियां झलकती हैं। राहु केतु असामान्यता और विचलन को संकेत करते हैं। वक्री ग्रह सीधी गति से अलग होकर भीतर की तीव्रता, अधूरा कर्म और उलझी अभिव्यक्ति को लेकर चलते हैं, जैसे कोई अधूरी कथा बार बार लौट रही हो। जब ऐसा ग्रह वंश से जुड़े भावों में या उनसे संबंध बनाता है तो पैटर्न दोहराव, छिपी प्रवृत्ति या विलंबित प्रकट होने की स्थिति बनती है। अष्टम में वक्री स्थिति से रोग देर से, रुक रुक कर या पीढ़ी छोड़कर दिखाई दे सकता है। द्वितीय से जुड़कर परिवार की छाप भीतर चलती रहती है। चंद्र से संबंध होने पर भावनात्मक और शारीरिक स्तर मिलकर असर दिखाते हैं। शनि वक्री होकर समय के साथ धीरे धीरे गहराता हुआ प्रभाव देता है। राहु केतु के साथ मिलकर असामान्य या समझ से बाहर स्थितियां बना सकता है। केवल एक संकेत पर्याप्त नहीं होता, बल्कि स्थिति, दृष्टि और संयोग का मेल ही परिणाम देता है। जैसे कई धागे मिलकर एक गांठ बनाते हैं, वक्री ग्रह छिपे हुए संचय की तरह काम करता है, जो समय आने पर उभरता है, कभी देर से, कभी असंगत रूप में। इसलिए यह निश्चित नहीं बल्कि प्रवृत्ति का संकेत है। समय, दशा, गोचर और जीवन शैली इसे सक्रिय या शांत करते हैं। अंततः यह शरीर में दिखती हुई केवल बाहरी अभिव्यक्ति है, भीतर के संचित कर्म और वंशगत छाप की, जहां कहानी केवल रोग की नहीं बल्कि अधूरे संतुलन की भी होती है। यह विषय समझने के लिए कुछ स्पष्ट उदाहरणों के माध्यम से देखना उपयोगी होता है, जहां वक्री ग्रहवंश अष्टम भाव, चंद्र या शनि से जुड़कर विशेष प्रवृत्तियां बनाते हैं। पहला उदाहरण लें, जहां शनि वक्री होकर अष्टम भाव में स्थित हो। यहां दीर्घकालिक और धीमी गति से बढ़ने वाली स्थितियां दिखाई देती हैं। परिवार में जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी या उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्याएं पीढ़ियों में चलती हुई दिख सकती हैं। लेकिन यह सीधा नहीं बल्कि कभी देर से, कभी किसी एक पीढ़ी को छोड़कर प्रकट होती है। जैसे किसी घर में दादा को समस्या थी, पिता में हल्की रही और संतान में फिर स्पष्ट रूप से उभरी। दूसरा उदाहरण चंद्र के साथ राहु या केतु और साथ में कोई वक्री ग्रह हो। यहाँ भावनात्मक और शारीरिक पैटर्न एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे परिवार में एक ही प्रकार की मानसिक प्रतिक्रिया, तनाव से जुड़ी शारीरिक समस्याएं या बिना स्पष्ट कारण के दोहराने वाली स्थितियां संभव है। तीसरा उदाहरण शुक्र वक्री होकर द्वितीय या अष्टम से जुड़ा हो। यहाँ हार्मोनल असंतुलन या प्रजनन से संबंधित पैटर्न दिखाई देते हैं। परिवार में महिलाओं में समान प्रकार की समस्याएं या समय में विलंब, अनियमितता या छिपी हुई स्थिति के रूप में प्रकट होना संभव है। चौथा उदाहरण गुरु वक्री होकर नवम भाव से जुड़ा हो। यह पितृवंश से जुड़ी प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जैसे यकृत, चयापचय या शरीर में वृद्धि से जुड़े पैटर्न, जो पिता या पितामह की ओर से आते हुए अलग अलग रूप में संतानों में दिखाई दे सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान रहती है कि वक्री ग्रह अकेले परिणाम नहीं देता, बल्कि भाव, स्वामित्व, दृष्टि और संयोग मिलकर प्रभाव बनाते हैं। यह संकेत करते हैं कि प्रवृत्ति मौजूद है, पर उसका प्रकट होना समय, परिस्थिति और जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए यह निश्चित निर्णय नहीं बल्कि एक सूक्ष्म दिशा देने वाला संकेत है, जहां वंश की कहानी शरीर और अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे खुलती है। यह विश्लेषण वक्री ग्रहों के आधार पर वंशानुगत प्रवृत्तियों को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है, जहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वक्री ग्रह केवल साधारण स्थिति नहीं बल्कि संचित कर्म, दोहराव और पीढ़ियों से चलती हुई प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं। सबसे पहले ग्रह स्थिति को स्पष्ट रूप से देखें तो मुख्य कुंडली में कन्या लग्न में वक्री गुरु स्थित है और मीन राशि में सप्तम भाव में वक्री शुक्र स्थित है। वहीं नवांश कुंडली में गुरु वक्री होकर वृषभ में और शुक्र वक्री होकर तुला में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह दोनों स्तरों पर वक्री हैं, जो एक बहुत गहरी और मजबूत दोहराव वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह साधारण संकेत नहीं बल्कि गहराई से जमी हुई वंशानुगत छाप का संकेत है। अब शुक्र की स्थिति को विस्तार से समझें। मुख्य कुंडली में यह मीन राशि में उच्च स्थिति में है और चंद्र तथा बुध के साथ स्थित है। मीन राशि शरीर के द्रव, हार्मोन और अंतःस्रावी संतुलन से जुड़ी होती है। नवांश में शुक्र अपनी ही राशि तुला में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि शुक्र अत्यंत मजबूत स्थिति में है। वक्री होने के बावजूद इसकी शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि यह दर्शाता है कि जो प्रवृत्ति है वह मौजूद तो है, पर शरीर उसे संभालने की क्षमता भी रखता है।
शुक्र का संबंध प्रजनन तंत्र, हार्मोन संतुलन, सूक्ष्म ऊतकों और वंशानुगत संचरण से होता है। वक्री होने के कारण यह संकेत देता है कि यह प्रवृत्ति परिवार में दोहराई जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह रोग के रूप में ही प्रकट हो, बल्कि यह अधिकतर एक असंतुलन के पैटर्न के रूप में होता है, जैसे हार्मोन में उतार चढ़ाव, शरीर के द्रव संतुलन में बदलाव या प्रजनन संबंधी संवेदनशीलता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि शुक्र मजबूत है, इसलिए शरीर में स्वयं संतुलन वापस लाने की क्षमता भी बनी रहती है। अब गुरु की स्थिति देखें। मुख्य कुंडली में यह कन्या लग्न में वक्री है, जो सीधे शरीर को प्रभावित करता है। नवांश में यह वृषभ में स्थित है। गुरु का संबंध वृद्धि, चयापचय, यकृत कार्य और शरीर के पोषण से होता है। वक्री होने पर यह संकेत देता है कि ये प्रवृत्तियां भी वंश में चल रही हैं, जैसे पाचन की गति, शरीर में ऊर्जा का उपयोग, वजन का संतुलन या शर्करा का नियंत्रण। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कन्या राशि गुरु के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती, इसलिए मुख्य कुंडली में इसकी संरक्षण क्षमता कुछ हद तक कमजोर हो जाती है, परंतु नवांश में स्थिति इसे संतुलित कर देती है। इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्ति मौजूद है पर पूरी तरह नकारात्मक रूप में नहीं जाती। जब गुरु और शुक्र दोनों वक्री हों तो एक संयुक्त धुरी बनती है, जो शरीर के हार्मोन और चयापचय के बीच संबंध को दर्शाती है। यह एक प्रकार का चक्र बनाता है, जहां शरीर में संतुलन और असंतुलन का क्रम चलता रहता है, जैसे कभी ऊर्जा अधिक, कभी कम, कभी संतुलन, कभी हल्का विचलन। शुक्र के बार बार वक्री होने से प्रजनन और हार्मोनल चक्र में थोड़ी देरी या अनियमितता का संकेत मिलता है, जो समय के साथ स्वयं संतुलित भी हो सकता है। वहीं गुरु के कन्या में वक्री होने से पाचन और अवशोषण से जुड़ी प्रवृत्तियां परिवार में दिखाई दे सकती हैं, जैसे किसी को हल्की पाचन कमजोरी, किसी को गैस या अवशोषण की समस्या। गंभीरता के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण राहत यह है कि दोनों ग्रह अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। शुक्र उच्च और सवा राशि से जुड़ा है और गुरु नवांश में स्थिर है। साथ ही कोई वक्री पाप ग्रह जैसे शनि या मंगल इस पैटर्न को और कठोर नहीं बना रहे, इसलिए यह संकेत गंभीर या क्षयकारी रोग की ओर नहीं जाता। वंश की दिशा से देखें तो शुक्र मातृ पक्ष की प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जहां हार्मोन, द्रव और भावनात्मक शरीर का प्रभाव आता है। वहीं गुरु पितृ पक्ष की प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जहां पाचन, वृद्धि और चयापचय का प्रभाव आता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों पक्षों से अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां मिलकर एक संयुक्त पैटर्न बना रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ विरासत में समस्या नहीं बल्कि प्रवृत्ति मिली है, और उसका प्रकट होना निश्चित नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर है। इसलिए यह एक स्थायी स्थिति नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, जो समय के साथ बदलती रहती है।